हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल का वीडियो इस समय चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 9 का भूगोल विषय है एनसीईआरटी का, उसका हम लोग अफवाह चैप्टर नंबर 3 अफवाह देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर देख चुका है। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो वो भी वीडियो देख ले। यह जो वीडियो है विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, जैसे बिहार, ठीक है, टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, बीपीएससी, ठीक है, एग्ज़ाम टीचर का जो आने वाली वैकेंसी फरवरी माह में और उसका मार्च में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम यह एनसीईआरटी चला रहे हैं। और इसको आप लोग देखें और जहाँ हम कह रहे हैं इसको नोट करने के लिए एक नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक, तो इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। हमने पहला पार्ट भारत की जो आकार और स्थिति थी उसको पढ़ लिया, और दूसरा चैप्टर जो था भारत का भौतिक स्वरूप उसको भी हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग भारत का अफवाह तंत्र के बारे में जा रहे हैं अध्ययन करने। तो देखिए, अफवाह शब्द जो अफवाह शब्द है एक क्षेत्र नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं, ठीक है, तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। ठीक, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हैं अफवाह द्रोणी क्या है, यानी अफवाह द्रोणी क्या है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों के बीच एक दूसरे से अलग करती है। दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। क्या अलग करती है? कोई पर्वत या उच्च भूमि। मान लिया यहाँ पे कोई पर्वत है और यहाँ पे कोई, ठीक है, उच्च भूमि है, तो इसके दोनों तरफ नदियाँ तो बहेंगी, लेकिन ये इसको अलग कौन करेगा? इन दोनों द्रोणियों के बीच, मान यह द्रोणी है और ये दूसरी द्रोणी है, इनके बीच में क्या है? एक पर्वत है। तो एक पर्वत या उच्च भूमि ये क्या करता है? दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। यह भी आप लोग नोट कर लेंगे। नोट, दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, लिख लीजिए, पर्वत या उच्च भूमि। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे ये पर्वत या द्रोणी है, मान लीजिए ये वाला या उच्च भूमि है, ठीक है, पर्वत या उच्च भूमि है, और उसके दोनों तरफ देखिए यहाँ पे जलधारा बह रही है, इधर से इधर जा रही है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग देखते हैं, इस प्रकार उच्च भूमि को क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, जल विभाजक किसे कहते हैं? उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे 3.1 चित्र में देखिए, जल विभाजक क्या है? उच्च भूमि है, उसके दोनों तरफ अफवाह द्रोणियाँ हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं आगे, भारत में अफवाह तंत्र। अब हम लोग भारत में अफवाह तंत्र के बारे में जानते हैं। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। पूरे भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, भारत में अफवाह तंत्र, उसके बाद लिखिए भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है। यानी जो हिमालय नदियाँ हैं और प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो दोनों एक दूसरे से भिन्न है। क्यों? क्योंकि यह दोनों भौगोलिक क्षेत्रों के कारण, दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र है, क्योंकि इनका भौगोलिक क्षेत्र भी क्या है? दोनों भिन्न है, क्योंकि एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक पठारी क्षेत्र है। इसलिए दोनों जो नदियां हैं दोनों जगह की एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं वह 12मासी है, यानी 12 महीने बहने वाली नदियां हैं हिमालय की जो भी नदियां हैं। ठीक है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो हिमालयी नदियां हैं वह 12मासी हैं, यानी 12 महीने बहती हैं। क्यों बहती हैं? क्योंकि वर्षा के मौसम में वर्षा तो इनको मिलता ही है, साथ ही साथ जब वर्षा खत्म हो जाती है तो पर्वतों से जो बर्फ पिघलते हैं उससे भी यह जल प्राप्त कर लेते हैं। हिमालय की दो प्रमुख नदियाँ, हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा
सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। मान लीजिए यह ठीक हिमालय है, महान हिमालय, मध्य निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी। इसके यहाँ से पार से एक सिंधु नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यहाँ लिखने का मतलब यही है, हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग में, जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, उसके उत्तर भाग में, ठीक है, वहाँ से निकलती हैं कौन कौन नदियाँ? सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गार्ज का निर्माण किया है। तो यह नदियाँ जब इस पर्वतों से उत्तर में निकलती हैं तो क्या करती हैं? इन पर्वतों को काटती हैं, ठीक है। तो जब काटती हैं तो गार्जों का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। देखिए यह जब जब हिमालय के पार की नदियाँ हैं, यानी ब्रह्मपुत्र और ठीक है सिंधु नदी, वह क्या किया है? हिमालय को काट के एक गहरे गार्ज का निर्माण किए हैं। देखिए गहरा गार्ज, यह पर्वतीय क्षेत्र है, उसको काट के यह नदी नीचे बह रही है, तो गार्ज का निर्माण करती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अफवाह प्रतिरूप देख लिया जाए। अगर अफवाह प्रतिरूप, एक अफवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधस्तल शैल संरचना पर आधारित होती है। यानी अफवाह प्रतिरूप किस पे आधारित होती है? उस भूमि की ढाल पे, जलवायु से संबंधित दशाओं पे और अधस्तल शैल संरचना पे आधारित होती है। किसी भी स्थान का अफवाह प्रतिरूप किससे निर्धारित होता है? जलवायु संबंधी दशाओं से, अधस्तल शैलों से और भूमि की ढाल से। यह दुमाकृति, जालीनुमा, आयताकार, अरीय अफवाह प्रतिरूप है, ठीक है। दुमाकृति प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है। मान लीजिए देखिए यहाँ पे दुमाकृति अफवाह प्रतिरूप है, तो ये ढाल देखिए, ये पर्वत है, इधर से भी और इधर से भी। जब पर्वत है तो नदियाँ किधर बह रही हैं? देखिए इस तरह नदियाँ बह रही हैं ढाल के अनुसार। मान लीजिए यहाँ पे समझिए यह पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। अब ढाल किधर? मान लीजिए इधर ढाल है तो ये नदियाँ सीधे इस तरह बहेंगी। इसको कहते हैं दुमाकृति अफवाह प्रतिरूप, ठीक। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियाँ एक वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। देखिए यह मुख्य नदियाँ और उसकी शाखाएं, ठीक है, तो कैसी प्रतीत होती है? वृक्ष की शाखाओं की तरह दिखाई देती है। जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। तो देखिए जालीनुमा प्रतिरूप, मान लीजिए कोई मुख्य नदी है, ठीक है, और सहायक नदियाँ आके इससे 90 डिग्री पे मिल रही हैं दोनों तरफ से, तो यह जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। आगे देखिए, जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित होता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है, जब कठोर तथा मुलायम चट्टानें आपस में जब कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं तो किस अफवाह प्रतिरूप का निर्माण होगा? तो जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप का निर्माण होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आयताकार अफवाह प्रतिरूप प्रबल संधित शैलीय भूभाग पर विकसित करती है। आरी प्रतिरूप तब विकसित होती है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। मान लीजिए इस तरह गुंबदाकार अगर है तो अरीय प्रतिरूप, इधर से भी नदी, इधर से भी नदी, इधर से भी नदी, उधर से भी नदी। देखिए यहाँ बीच में शिखर है और शिखर से चारों तरफ से नदियाँ निकल गई हैं, तो इसको अरीय अफवाह प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप, देखिए यहाँ आयताकार प्रतिरूप इस तरह निर्माण हुआ है, ठीक है, यह भी समकोण पे ही काट रही हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब नदी देखिए, एक नदी पर्वतों से आ रही है ऊंचाई से। देखिए ऊंचाई वाला स्थान है ना, ये नीचे आके है क्या हो गई है? ऊंचाई कम होता गया है। तो नदी का स्रोत क्या होता है? एकदम पहाड़ी के ऊपरी वाला भाग होता है। फिर नदियाँ वहाँ पे क्या होती है? बहुत पतली धारा होती है, लेकिन धीरे धीरे ढाल के अनुसार वह नीचे की तरफ आती रहती हैं। तो क्या होती है? जब नदियाँ आती हैं पर्वतों से मैदानी क्षेत्रों में तो विसर्प का निर्माण करती हैं, फिर गोखुर झील का निर्माण करती हैं, फिर डेल्टा लास्ट में जहाँ पे नदियाँ जल अपने जल को किसी झील या सागर या महासागर में गिराती हैं तो वहाँ अवसाद जमा करती हैं, उसको डेल्टा कहा जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ से ख़त्म हुआ था, हाँ ठीक।
ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र नदियाँ जो होती हैं अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट तथा बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में नदियाँ विसर्प मध्य एवं निचले भागों में नदियाँ विसर्प, गोखुर झील, बाढ़ के मैदान, बहुत सी अन्य निक्षेपण स्थलाकृतियाँ का निर्माण करती हैं। जब आप लोग अपरदन क्रिया, नदी के अपरदन क्रिया पढ़ेंगे चैप्टर आगे, तो वहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ अपरदन से बनाती है और निक्षेप से बनाती है, वो सब भी आप पढ़ेंगे। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, मौसमी होती हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय जो भारत है वहाँ पे जो उस पर्वत शिखर है वह ज़्यादा ऊंचाई नहीं है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे पर्वतों पे हिम नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए यह नदियाँ क्या होती है, मौसमी होती है, यानी जब वर्षा होती है तो यह बहती है, जब वर्षा नहीं होती तब नहीं बहती है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियाँ का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। कहाँ की, प्रायद्वीपीय भारत की, यानी पठारी भाग की। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है तथा छिछली होती है, गहरी नहीं होती है। फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। ठीक है, यानी कह रहा है केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर पश्चिम की तरफ दो नदियाँ बहती है। कौन कौन आप लोग जान गए होंगे, नर्मदा और ताप्ती। आगे देखते हैं अब हिमालय की नदियाँ, यानी हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। हिमालयी नदियाँ जो हैं उसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां क्या है, लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। कोई एक नदी है और उसमें उसमें जितने भी सहायक नदियाँ आके मिल रही हैं उसी को नदी का तंत्र बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आप सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप नोट कर लेंगे। सिंधु नदी का उद्गम मानस सरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ठीक है, पश्चिम की ओर यह बहती है। यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर, देखिए यहाँ पे सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकल के सिंधु नदी पश्चिम की तरफ बह रही है। पश्चिम के बहने के बाद यह अब दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। पाकिस्तान में होती हुई यह अरब सागर में जाके गिरती है। यहाँ से देखिए आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहाँ से सीधे पूरब की तरफ बहती है, यहाँ से फिर मुड़ जाती है दक्षिण की तरफ और यह बांग्लादेश में आती है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से देखिए फिर गंगा नदी निकलती है, यह भी गंगा नदी निकल के दक्षिण की तरफ बहती हुई फिर पूरब की तरफ जाती हुई यह फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो सिंधु नदी है वह जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ, जैसे अब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देख ले कौन कौन है, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोस के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। यानी सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, देखिए यहाँ सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, यह सब आपस में मिल के पाकिस्तान के मिठान कोट में जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है। ठीक है, जो ढाल है उसका इस तरह मान देखा जाए अगर तो ढाल बहुत कम है। ठीक, सिंधु द्रोणी का 1/3 से सिंधु जो द्रोणी है उसका 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब तथा शेष पाकिस्तान में है। यानी अगर सिंधु नदी की अगर द्रोणी देखा जाए लंबाई और उसमें जो जल प्रवाह वाला हिस्सा है तो 1/3 यानी 33% केवल भारत में है और 66% इसका पाकिस्तान में है। ठीक, 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई करते हैं। यानी सिंधु नदी जो तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र जो है उसका केवल भारत 1960 के समझौते के अनुसार केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है और इस जल का जो उपयोग होता है वह पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में सिंचाई इससे किया जाता है। ठीक,
अब हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है। तो ये लाना आप लोग नोट कर लें, गंगा की मुख्य जो धारा है वह कौन है, भागीरथी है, न कि अलकनंदा है। ठीक है, भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। ठीक है, तो अलकनंदा कहाँ पे मिलती है, भागीरथी से अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। मान लीजिए यह है अलकनंदा और है भागीरथी, दोनों कहाँ मिल रही है, देवप्रयाग में, आके देवप्रयाग में मिल रही हैं। यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक है देवप्रयाग और ये है देवप्रयाग, ये और एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा, दोनों आके मिल रही हैं तो यह गंगा नदी हो जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। गंगा नदी किस स्थान पर पर्वतीय भागों से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन में रहेगा हरिद्वार। ठीक है, देवप्रयाग, ये सब ऑप्शन में रहेगा, या उत्तर प्रदेश का कोई स्थान दे देगा तो आप लोग मारेंगे क्या, हरिद्वार। ठीक है, क्योंकि हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों से छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिनी किनारे से के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में यह गंगा में मिल जाती है। तो यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है, वह इलाहाबाद में। ठीक है, अब देखिए घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। तो घाघरा, गंडक और कोसी ये कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ें आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। ठीक है, तो गंडक, घाघरा, कोसी नदी बाढ़ का कारण तो बनती है, लेकिन यह उपजाऊ मिट्टी भी लाती है प्रत्येक बार, जिससे जो कृषि योग्य भूमि होती है वह उपजाऊ हो जाती है। अब हम लोग प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली कुछ मुख्य सहायक नदियाँ जैसे चंबल, बेतवा, सोन, यह अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है, तो इनकी लंबाई कम है, इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि यह नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। ठीक है, बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में, अभी हम बताए हैं, वहाँ से निकल कर दक्षिण से होते हुए पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। गंगा कहाँ तक बहती है, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। फरक्का के समीप नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाती है भागीरथी हुगली, ठीक है, इसकी एक शाखा को भागीरथी हुगली कहते हैं, और दक्षिणी की तरफ जो बहती है भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। एक धारा इसका बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है पश्चिम बंगाल के बाद, और एक धारा चली जाती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिलती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती है। होने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। यानी जब ब्रह्मपुत्र इधर से ब्रह्मपुत्र और इधर से गंगा नदी आके आपस में जब मिलती है तो एक ही नदी बन जाती है। तो इसी नदी को कहते हैं मेघना नदी। कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है, मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से, यानी सुंदरी जो वृक्ष हैं उससे लिया गया है। जो सुंदरबन का डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। ठीक, तो नोट कर लेंगे, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल्स बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। गंगा की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 में देखिए, 3.4 में देखिए, यहाँ 3.4 है। ये गंगा नदी है, देखिए यहाँ से निकली हुई है। ठीक, और यहाँ से दक्षिण की तरफ बहती हुई एक धारा यहाँ से चली जाती है, यहाँ बंगाल की इधर चली जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से एक मुख्य धारा वो चली जाती है बांग्लादेश में। तो जो मुख्य धारा बांग्लादेश में गई है, अब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आके मिलती है। तो जब दोनों मिल जाती हैं तो यहाँ पे आके गिरती है जल, इसको कहते हैं मेघना। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं।
गंगा नदी के अफवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। पूछ देगा कौन सा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है, तो आपको याद रखना है अम्बाला नगर। यह देखिए बहुत ही ऐसे यहीं से एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए अम्बाला जो नगर है वह सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जो जल विभाजक है उसी पर स्थित नगर है अम्बाला नगर। पूछ देगा सिंधु गंगा नदी के बीच जल विभाजक पर स्थित नगर का नाम क्या है, तो वह है अम्बाला नगर। ठीक, अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में केवल 1 मीटर गिरावट दर्ज की जाती है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मानस तिब्बत की मानस सरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु तथा एवं सतलज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से थोड़ा अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर यानी चीन में स्थित है। यह हिमालय के समानांतर यानी यहाँ से निकल कर सीधे हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर, ठीक है, नामचा बरवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह भारत में प्रवेश करती है तो इसे एक दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग लोहित, ठीक है, तथा दिबांग लोहित केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। यानी जब लोहित केनुला एवं और दूसरी सहायक दिबांग नदियाँ मिल जाती हैं तो इसको असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो पूछ देगा ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य में, ठीक है, दिहांग नदी का किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी नाम पड़ा, तो आपको याद रखना है असम में। आगे देखिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं और जबकि बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत व शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा नदी बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको पता है ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम? हाँ, तो क्या है? माजुली द्वीप। ठीक है, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो असम नदी से भारत और बांग्लादेश में, भारत के असम राज्य और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। जो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक है वह क्या है? पश्चिमी घाट है। देखिए यह प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे यह क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत है। यह मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है। यहीं से नदियाँ निकल के पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं और यहीं से नदियाँ निकल के अरब सागर की ओर जाती हैं। तो यह जो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट पर्वत है यह मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है। आगे जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है पश्चिमी घाट से निकल के तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं जैसे नर्मदा, तापी, दो ही बड़ी नदियां हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कौन कौन? नर्मदा एवं ताप्ती। प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियाँ अपेक्षाकृत क्या है? छोटी हैं। ठीक है, अब हम लोग नर्मदा द्रोणी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यह नर्मदा और ताप्ती दोनों महत्वपूर्ण है। देखिए नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से
दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गारे से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सहायक नदियाँ बहुत छोटी है, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। यानी नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में तक विस्तृत है, यानी 2 राज्यों में बहती है। अब हम लोग तापी नदी द्रोणी के बारे में पढ़ेंगे। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिलों में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में से है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र है। यानी जो देखिए नर्मदा ताप्ती नदी है वह 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र, जबकि नर्मदा नदी केवल 2 राज्यों से बह रही है, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार है। तो पश्चिम की तरफ नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं? मुख्य नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार। ठीक है, अब आप लोग नेट पर सर्च करके साबरमती, माही, भारत पूजा, पेरियार किस राज्य में बहती हैं इसको आप लोग जरूर देख लेंगे। गोदावरी द्रोणी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी जो द्रोणी है यह 50% महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। कितने राज्य में? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, उसका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहती है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे पुरड़ा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा, पेनगंगा। ये आप लोग जरूर याद रखें। पुरड़ा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा, पेनगंगा, ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। कौन कौन? मांजरा, पेनगंगा और बेनगंगा। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। पूछ लेगा एग्जाम में किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा राइट आंसर गोदावरी नदी। देखिए यहाँ पे दक्षिण गंगा सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब हम लोग महानदी के बारे में पढ़ेंगे। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा नदी। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो सहायक नदियाँ है वह तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ, इसकी द्रोणी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। अब हम लोग पढ़ेंगे कावेरी नदी। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। जो इसकी द्रोणी है वह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक विस्तृत है। आप लोग एक लाइन जरूर नोट कर लीजिए, जो दक्षिण भारत की एकमात्र जो नदी है कावेरी नदी है, जो 12 महीने बहती है। इसका कारण क्या है? यह उत्तर पूर्वी मानसून एवं उत्तर पश्चिम मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त कर लेती है। ठीक है, यानी ठंडी और गर्मी दोनों में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ दिया हुआ है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी बनाता है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत जो है मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। अब इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ हैं जो पूर्व की तरफ बहती है, जैसे दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, स्वर्णरेखा नदी। इसको आप लोग जरूर इटलेस में अपने देखेंगे। अब देखिए आगे, पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल जो है वह लवड़ी है। केवल 3% जो जल है वह स्वच्छ जल है। वही खाली हम लोगों को उसमें से भी 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। 3% जो जल है उसका 3/4 भाग, 3/4 भाग मतलब होता है 75%, यानी 3% का 75% भाग वो भी बर्फ के रूप में। अब सोच लिए केवल 3% का 2.5 यानी 25% ही लगभग हम लोग पीने के लिए उपलब्ध है। झीलें,
कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झीलों वाले स्थानों पर भी गए होंगे, जहां नौकायन, तैराकी, अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। हम लोग लिए ही नहीं, अभी देखे ही नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन झीलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे इतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों को के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। झील किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। मान लिया पृथ्वी है, जहाँ पे यह गर्त बन गया, वहाँ पे जल जम गया, यही क्या हो जाएगा? झील हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है, जैसे तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, जहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानी एवं बर्फ चादरों की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियाँ एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बार यानी रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। ये सब क्या है? लैगून झील है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान का सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश जो झीलें हैं वह क्या है? मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने यहाँ कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं या मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की बूलर झील, याद रहे जम्मू कश्मीर की जो बूलर झील है वह भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। तो पूछ देगा कौन सी झील भूगर्भिक क्रियाओं से यानी विवर्तनिक क्रियाओं से बनी है? तो जम्मू कश्मीर की बूलर झील विवर्तनिक क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे मीठे पानी की बड़ा प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकतक झील, बड़ा पानी, कुछ अन्य मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक, आगे इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना के कारण बना है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में भी सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्राप्त करती हैं। ठीक है, प्रदान करती हैं। अब नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या होता है? संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे पर स्थित हैं, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का अधिक महत्व है। अब नदी प्रदूषण हम लोग देखते हैं। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को
तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के दूषित जल से हमारा स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये सब आपको जानना है। अब देखिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी NRCP के अंतर्गत क्या क्या इसमें काम हुआ है। देखिए, गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिया। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अभी भी 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी है। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके दिए हुए जो बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाते हैं? अभी हम पढ़ाए हैं, जो कहता है दुमाकृति। ठीक है, इस तरह से दुमाकृति अफवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो बूलर झील है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो जो नर्मदा नदी का उद्गम है यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी जल वाली झील है? तो यहाँ पे देखिए, जो सांभर झील है वह लवड़ी झील है, बाकी बूलर, डल, गोविंद सागर ये सब मीठे पानी की झील है। तो आप लोग इस बहुविकल्पी को जरूर याद रखें। एग्जाम में TGT PGT के एग्जाम में डायरेक्ट ये बहुविकल्पी ही उठा के रख देता है पेपर में। ठीक है, अगर आप लोग ये पढ़ेंगे नहीं तो ये बहुविकल्पी सही नहीं कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कल चौथे चैप्टर में। तब तक लिए जय हिंद।